सोने में आज हल्की तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। 97,400 रुपए के करीब भाव। कॉमेक्स पर सोना $3,355 के ऊपर। डॉलर में नरमी और फेड से दरें घटने की संभावना से कीमतों को सपोर्ट। शुरुआती नरमी के बाद चांदी में खरीदारी बढ़ी। एमसीएक्स पर चांदी का सितंबर वायदा $1,07,000 रुपए के पार। कॉमेक्स पर भाव $36.5 के करीब। कच्चे तेल में फिर से बढ़ी तेजी। ब्रेंट क्रूड का भाव $68 के पार निकला। 1% से ज्यादा की मजबूती। ओपेक प्लस बैठक पर अब रहेगी बाजार की नजर। रोजाना 4,11,000 बैरल उत्पादन बढ़ने का अनुमान। रविवार को होने वाली है बैठक। बेस मेटल्स की फिर बढ़ी रफ्तार। कॉपर 900 रुपए के पार। जिंक 297 रुपए तो एल्युमिनियम का भाव 250 रुपए के करीब। लेड 180 रुपए के पार निकला। आज सभी मसालों में बिकवाली हावी। करीब 1 से 1.5% की नरमी के साथ जीरा का वायदा 20,000 रुपए के करीब हुआ बंद। हल्दी वायदा 14,000 के नीचे फिसला। धनिया 7,200 रुपए के नीचे बंद। कमजोर घरेलू और सीमित ग्लोबल मांग से ग्वार में नरमी का रुख। करीब आधे % की नरमी के साथ ग्वार सीड का वायदा 5,200 रुपए तो ग्वारगम का वायदा 9,700 रुपए के नीचे हुआ बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले। 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड से और साथ ही आज हमारे साथ अनुज चौधरी हैं मेरे एसेट शेयर खान से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट दे दे किसानों से जुड़े हुए। कोई भी किसान जो हमें अभी देख रहे हैं, उनके पास अगर कोई भी खेती किसानी से जुड़ी हुई शिकायतें हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर यही रहेगा 9136934065। इस नंबर पे अपनी शिकायतें भेजें। खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो आप हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के जरिए शेयर कर सकते हैं। आपकी सभी शिकायतों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सरकार को तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पॉलिसी मेकर तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके लिए जो सुविधाएं हैं उसका दायरा बढ़े और आपके बारे में किसानों के बारे में सोचने के लिए सरकार भी मजबूर हो। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं। अपने दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्शक जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है नायाब। हल्दी पे इन्होंने सवाल भेजा है कि हल्दी में अगले 3 से 4 महीने के लिए क्या रणनीति होगी। अमित जी, हल्दी को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए अगले 3-4 महीने में? हालांकि आज तो काफी गिरावट दिखी थी, इनका नजरिया मीडियम टर्म के लिए है, क्या करें सर? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। हल्दी की अगर लॉन्ग टर्म की रेंज में बात करूं तो मेरे को लग रहा है 3 महीने के लिहाज से 13,000 के आसपास इसका एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है। अगस्त वाईडी की मैं बात कर रहा हूँ, 13,000 के आसपास एक बॉटम फॉर्मेशन टीएमसी में हो सकता है। ऊपर की रेंज अगर मैं बात करूँ तो मेरे को लग रहा है फर्स्ट लेवल इसका 16,000 रुपए, और 16,000 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो 18,800 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये स्टॉकिस्ट हैं या ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, जो भी हैं, तो 13,000 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए 3 महीने के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। ऊपर में पहला लेवल 16,000 और इसके ऊपर निकलने पर 18,800 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। चांदी की बात हो गई है। अगले दर्शक है किशोर सावज हैं। इस महीने चांदी के भाव को लेकर क्या आउटलुक है? मानव, चांदी को लेकर क्या आउटलुक है आपका इस महीने के लिए? मानव जी अनम्यूट कीजिएगा, फिर हमारे दर्शक का जवाब दे दीजिए चांदी का। जी 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 नमस्ते विश्वनाथ जी। मेरे ख्याल से चांदी की अगर बात करें ये हफ्ते ये महीने के लिए कॉन्फिडेंस अच्छा है, चांदी में अच्छा व्यू बन रहा है क्योंकि अच्छी खासी बढ़त देखी है। लास्ट मंथ भी अच्छा एक बड़ा ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मेरे ख्याल से लंबे समय की बात करें, जब तक 1,04,000 1,02,000 नहीं ब्रेक कर रहा है तब तक तेजी का ही ध्यान रहेगा। इंडस्ट्रियल मेटल्स भी अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। गोल्ड थोड़ा साइडवेज हो गया है। गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट
चार्ट भी यही बता रहा है कि रेशियो थोड़ा नीचे और आ सकता है, 92 के आसपास से मेरे ख्याल से 88 का एक इमीडिएट लेवल है, उसके नीचे जाता है तो और थोड़ी गिरावट आ सकती है रेशियो में। मेरे ख्याल से ओवरऑल चांदी का व्यू पॉजिटिव ही है। इमीडिएट बेसिस पे शायद 108 के करीब आ सकता है। अगर ये रैली कंटिन्यू हुई तो 110 के करीब के लेवल्स दिख सकते हैं। तो ये व्यू है चांदी को लेकर। अगले दर्शक है परवीन है हिसार से। 97,400 के भाव पर गोल्ड में 2 लॉट बिकवाली की है, क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? अनुज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, 2 लॉट बिकवाली की है 97,400 पे, क्या करें? नमस्ते विश्वभूषण जी। नमस्ते सबसे सर। पहले अभी गोल्ड जो चल रहा है 97,300 लेवल के आसपास में चल रहा है। ये कल एक टॉप बनाया था 97,650 का, और जब तक ये लेवल्स कल के का हाई जब तक ब्रेक नहीं करता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा डाउनसाइड रह सकता है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड कर रहा है। जो इसके जो इंडिकेटर्स है, मोमेंटम इंडिकेटर MACD, वो अभी तक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। जब तक ये 97,650 लेवल्स ब्रेक नहीं करता है, डाउनसाइड इंटैक्ट रह सकता है। नीचे में सपोर्ट दिख रहा है 96,500 लेवल्स के आसपास में। तो अगर आप उनको अगर ये लेवल्स अगर नीचे में दिखते हैं तो नीचे आके एग्जिट कर सकते हैं। ये सलाह आपको गोल्ड पर मिल गई है। बाकी दर्शक आप वेट करें, कुछ और हम इंपॉर्टेंट खबरों की बात कर लेते हैं। गोल्ड ETF की। गोल्ड ETF में निवेशकों का रुझान बढ़ता जा रहा है, और अब सिर्फ रिटेल निवेशक ही नहीं, बड़े निवेशक, कॉर्पोरेट निवेशक, बड़ी दिग्गज कंपनियां भी पसंदीदा एसेट के तौर पर गोल्ड ETF को चुन रही हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चिंतन हरिया हैं, ICICI प्रूडेंशियल AMC के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हेड है। शुक्रिया चिंतन सर, आपने वक्त निकाला है। सर, गोल्ड ETF को लेकर किस तरह के इन्फ्लोज दिख रहे हैं, और क्या नया ट्रेंड आप यहां पर देख रहे हैं गोल्ड ETF के निवेश को लेकर? शुक्रिया विश्वमोहन जी। और अगर हम देखें आपके महाकुंभ के टाइम से और पिछले 2 साल से, हम देख रहे हैं कि गोल्ड में एक अच्छी तेजी रही है, और उसके कारण लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। और अगर पिछले 6 महीने 12 महीने की बात करें तो इक्विटी मार्केट से भी अच्छा रिटर्न गोल्ड में दिया है। तो नेचुरल है कि लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे होने के बावजूद अगर हम मार्केट्स को देखें तो इक्विटी मार्केट्स में करीबन म्यूचुअल फंड में ही देखें तो 45 लाख करोड़ के एसेट्स है, और गोल्ड में सिर्फ 25,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स है। सो बहुत एक अंतर है, आज भी एक बहुत बड़ा गैप है। और अगर हम देखें आगे बढ़ते हुए तो ये जो गैप है या फिर ये जो शिफ्ट भी है, थोड़ा भी होता है तो और खरीदारी हम गोल्ड ETF में तरफ देख सकते हैं, जैसे जैसे भाव स्ट्रांग रहेंगे। और सिल्वर की भी वही बात है, रिटर्न भी देखा है 86% का रिटर्न, किसी को भी अट्रैक्ट करेगा इस तरह के रिटर्न, वो भी गोल्ड जैसे स्टेबल एसेट क्लास में। सर, ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर किस तरफ आपको जाते दिख रहे हैं? कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जो यहां से ड्राइव कर सकते हैं? का ट्रिगर तो बहुत सीधा है कि अगर विश्व में ऐसी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, डॉलर जो जनवरी से जून के महीने में 6 महीने में 11% घटा है डॉलर इंडेक्स, तो उसका भी एक फायदा गोल्ड को मिलता है, सिल्वर को मिलता है। और विश्व में जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी, जितने भी एक सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी गोल्ड की तरफ रहेगी, तो गोल्ड में एक अच्छा रहेगा। पर गोल्ड ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, तो उसके कारण जो गति है गोल्ड की बढ़ने की, वो शायद अभी थोड़ी स्लो हो जाए। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में पिछले 4 साल से डिमांड सप्लाई से ज्यादा रहा है। करीबन 3 करोड़ किलो सिल्वर का उत्पादन होता है, और डिमांड 3.5 करोड़ के आसपास है किलो की। तो ये जो डिमांड सिल्वर की जो ज्यादा है, उसके कारण सिल्वर के भाव अच्छे हैं। और गोल्ड के मुकाबले सिल्वर उतना चला नहीं है। जो गोल्ड और सिल्वर की रेशियो देखे, वो आज भी सिल्वर के फेवर में है। तो इंक्रीमेंटली अगर हम देखें तो क्योंकि सिल्वर में फोटोवोल्टिक में करीबन 20% डिमांड सिल्वर की जाती है, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो हमारा ऐसा मानना है सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए अच्छा है। पर सिल्वर की जो गति है वो बढ़ती जाएगी। और हमें ये याद रखना चाहिए कि विश्व में गोल्ड जो है वो 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का जो कमोडिटी है, टोटल साइज है। सिल्वर की साइज करीबन 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। तो सिल्वर की साइज काफी छोटी है कंपेयर टू गोल्ड। और अगर इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो वो 100 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर है, और डेट मार्केट 300 ट्रिलियन डॉलर। तो जितना भी मनी प्रिंटिंग हुआ है, उसके कारण गोल्ड और सिल्वर काफी छोटे लग रहे हैं इक्विटी मार्केट्स और डेट मार्केट के मुकाबले। तो जैसे जैसे लोगों का रुझान सिल्वर और गोल्ड की तरफ बढ़ेगा, तो अगले 6 से 12 महीने में या 2 साल में
सिल्वर के ऊपर जरूर एक असर अपवर्ड दिखेगा और गोल्ड अपना स्टेडी रहेगा। ओके, गोल्ड स्टेडी रहेगा और चांदी की तेजी ज्यादा आपको नजर आ रही है और कई सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स, डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स सब इस तरह की बात कर रहे हैं। शुक्रिया चिंतन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि गोल्ड ईटीएफ में किस तरह के रुझान है और आगे का प्रोस्पेक्ट क्या है सोने और चांदी के मार्केट को लेकर। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट खबर है खाने के तेल को लेकर, और खाने के तेल का जो इंपोर्ट है जून महीने में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। एक तो यहाँ पर तैयारी चल रही है फेस्टिवल सीजन की और आगे कहा जा रहा है कि आगे डिमांड जून के पहले हफ्ते के बाद से बढ़ने लगेंगी और उसकी तैयारी में ही इस तरह के इंपोर्ट के नंबर दिख रहे हैं। क्रूड पाम तेल का 7,11,000 टन का इंपोर्ट हुआ है जून के महीने में, आरबीडी का करीब 1.5 लाख टन का और ओवरऑल करीब 9.25 लाख टन के आसपास का क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। सॉफ्ट ऑयल का भी इसी तरह का इंपोर्ट नंबर है। हमारे साथ संदीप भान जी हैं, सीईओ हैं एसडी गुथरी सिंगापुर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, पाम तेल को लेकर क्या हो रहा है? सॉफ्ट ऑयल से अभी दाम कम है इसलिए तो इस बार बम्पर इंपोर्ट दिखा है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसी तरह के इंपोर्ट नंबर दिखेंगे। क्या दाम आगे पाम के आपके कैसे दिख रहे हैं? बढ़ेंगे या स्टेबल रहेंगे या गिर सकते हैं? देखिए विश्वमोहन जी, अभी पाम ऑयल सोयाबीन ऑयल के सामने करीब करीब $100, 90 से $100 डिस्काउंट में है, जो पहले शुरुआत के इस साल के शुरुआत में प्रीमियम में था। उस डिस्काउंट के चलते पाम ऑयल का इंडिया ने भरपूर फायदा लिया, इस डिस्काउंट का भरपूर फायदा लिया, जिसके चलते इंडिया ने जून शिपमेंट जबरदस्त लिए थे और ये वापस पाम ऑयल ने जो शेयर इंडिया में खोया था जनवरी टू मई तक, वो खाली 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख टन का इंपोर्ट कर रहे थे, वो जाकर जून में 9 लाख टन के आसपास आ गया, जो नंबर्स आपने दिखाया है अभी। इसका मेन कारण था क्योंकि प्राइस डिफरेंशियल सॉफ्ट ऑयल्स और पाम ऑयल में बहुत बढ़ गया था, $100 का हो गया था, जो अभी कंटिन्यू कर रहा है। ये ट्रेंड अगले 3-4 महीने तक लगता है कि कंटिन्यू होगी। 8 से 9 लाख टन हर महीने शिपमेंट होते रहेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट अभी सोयाबीन के ऑयल के सामने कम लग नहीं रहा है। उसका मेन कारण है पाम ऑयल अभी हाई प्रोडक्शन मंथ्स में है, स्टॉक्स बहुत है, सप्लाई की कोई शॉर्टेज नहीं है। खाली एक चीज है जो पाम को अभी सबसे बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है, वो है सोयाबीन ऑयल प्राइसेस, जो अपने नीचे नहीं आ रहे, बिल्कुल ऊपर रह रहे हैं और पाम को उसके चलते सपोर्ट मिल रहा है। और अब क्या हो रहा है मृत्युंजय, ये विश्वमोहन जी, प्राइसेस दो तरह से हो गए हैं, एक तो क्रूड पाम ऑयल का और दूसरा रिफाइंड ऑयल्स का। क्रूड पाम ऑयल जब से इंडिया ने ड्यूटी डिफरेंशियल हटा दी, उसके बाद से इंडिया पूरा क्रूड पाम ऑयल का मार्केट बन गया। तो सीपीओ में इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट को। इंडिया एवरीडे बाय कर रहा है, पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार इंडिया की बाइंग थी, जिसके चलते क्रूड पाम ऑयल को सपोर्ट मिला। पर रिफाइंड प्रोडक्ट्स में यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलातें आ रही है, डिमांड बड़ी स्लो है। इंडिया से तो कोई डिमांड आ नहीं रही है क्योंकि डिफरेंशियल ज्यादा है, बट रेस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट से अभी कोई खास डिमांड उतनी आ रही नहीं है। तो ये सपोर्ट सारा अभी पाम जो चल रहा है सॉफ्ट ऑयल के चलते इसको थोड़ा सपोर्ट मिलता जा रहा है और इंडिया की डिमांड से। सर, एक सवाल मेरा होगा कि अभी पिछले हफ्ते की ही खबर थी कि मलेशिया भी इंडोनेशिया के तर्ज पे अपने बायोडीजल पे फोकस बढ़ाएगा और वहां पर जो ब्लेंडिंग है, जो मात्रा है पाम की, वो बढ़ाने वाला है। इस खबर पर सर आपके अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि आप ग्राउंड के लोग हैं, वहां पर जाते हैं, मलेशिया से कनेक्टेड हैं। मलेशिया का जो बायोफ्यूल प्रोग्राम है दैट इज अ सक्सेस स्टोरी एंड वो चल रहा है। B40 तो अच्छी तरह से चल रहा है, जो अभी जो डिमांड कम हुई है, पर बायोडीजल में उसकी डिमांड बिल्कुल बनी रही है और कंटिन्यूसली बनता जा रहा है। मलेशिया भी अनाउंस कर रहा है, B20 के और भी चल रहा है, यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, पर अभी उसका वॉल्यूम उतना बड़ा आएगा नहीं जितना इंडोनेशिया में जा रहा है। क्या लग रहा है आगे से कौन से खाने के तेल यहां से तेज रहेंगे, क्योंकि घरेलू बाजार में मूंगफली, सरसों सब अपने ईयर हाई पर है, इस साल के उच्चतम स्तर पे है। आगे यहां से कौन से खाने के तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, कहां स्थिरता दिखेगी? अभी सबसे महंगा है, जो अगले 1-2 महीने के लिए कंटिन्यू बनाए रहेगा ये महंगा, पर क्योंकि उसकी सप्लाई ईयर एंड के आसपास आना चालू हो जाएगी। जब से वो सप्लाई आएगी तो उससे थोड़ा सा उसमें राहत मिलेगी। अब सोयाबीन ऑयल सेकंड हाईएस्ट है। सोयाबीन ऑयल को जो अब से सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो है यूएस बायोफ्यूल ब्लेंडिंग के चलते। उसके चलते सोयाबीन ऑयल यूएस में बहुत महंगा होता जा रहा है और ब्राजील ने भी अपना बायोफ्यूल B14 से B15 करा है, वहां पे भी थोड़ा सा सोयाबीन ऑयल को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसके इन सपोर्ट बायोफ्यूल के चलते ये सपोर्ट उनको बना रहेगा, जिसके चलते पाम अपना ये डिस्काउंट बनाता रहेगा, पाम अपना मार्केट शेयर लेता रहेगा और सॉफ्ट ऑयल्स में थोड़ी नरमी बड़ी कम नजर आ रही है।
नोट पर आपने वक्त निकाला संदीप जी और हमारे दर्शकों को गाइड किया खाने के तेल के पूरे मार्केट को लेकर। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे तीनों मेहमान बने रहेंगे, अनुज जी, मानव जी और अमित जी। उनसे दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे। जल्द लौटते हैं और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। क्रिश है, कॉपर पे पूछना चाह रहे हैं। मानव, कॉपर पर इनको जवाब दे दीजिए, क्या कर लग रहा है आपको आगे यहाँ से? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्रिश जी, कॉपर का व्यू काफी अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने चांदी में भी बात की तो इंडस्ट्रियल मेटल्स का एक सपोर्ट अच्छा चांदी में भी है, तो कॉपर मेरे ख्याल से हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी रिलीज की है कॉपर के ऊपर, तो उसी रिपोर्ट के चलते कॉपर का जो ओवरऑल व्यू है इस साल का भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव व्यू लग रहा है। इमीडिएट की बात करें तो 900 पे बाय करके 905 का टारगेट, 897 का स्टॉप। लेकिन अगर थोड़े लंबे समय की भी अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल एक जब तक 850 एक इमीडिएट सपोर्ट है, नेगेशन है, जब तक उसके ऊपर है तब तक मेरे ख्याल से 920 950 एक इमीडिएट लेवल से जो मीडियम टर्म के हिसाब से आ सकते हैं। हमने रिपोर्ट में 1050 के आसपास का लेवल दिया, जो एलएमई पे 10,500 और $11,000 तक के भी लेवल्स पॉसिबल है, ऐसा हमें लग रहा है। से नेचुरल गैस पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अनुज जी, नेचुरल गैस में हर्ष को क्या करना चाहिए? अनुज चौधरी जी, आपसे मेरा सवाल था, अनम्यूट कीजिएगा फिर जवाब दे दीजिएगा हाँ सर। जी, सॉरी। नेचुरल गैस में ओवरऑल व्यू हमारा नेगेटिव ही है। इसके अंदर में हम देखेंगे कि जो इन्वेंट्रीज है वो काफ़ी बढ़ के आई हुई है। टेक्निकली भी हम देखेंगे तो इसके अंदर में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो नीचे में एक सपोर्ट है इसका 289 का, और अगर वो ब्रेक करता है नीचे में 282 280 लेवल तक देखे जा सकते हैं। अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे 275 तक भी आ सकता है। ऊपर में इसका रेजिस्टेंस 308 से 310 के लेवल्स पे है। भाटी हैं, नेचुरल गैस का ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि टारगेट और एसएल जानना चाह रहे हैं। अमित जी, आप क्या जवाब देंगे? एनजी में क्या करना चाहिए इनको? ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो आज के लिए 297 एक अहम लेवल इसका रहेगा। ट्रेंड नेगेटिव है, बिकवाली का ट्रेड ही लेके चल रहा है, तो 297 के करीब अगर प्राइस मिलते हैं तो बिकवाली करें। 302 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 285 से लेके 280 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह आपके लिए हो गई, जमील भाटी साहब के लिए। लेकिन आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं, सीपीआई कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, कल एक अहम बैठक हुई थी कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स के साथ सेबी की, वहां पर किस बात को लेकर चर्चा हुई और क्या कुछ उस बैठक से निकलकर आया है? क्योंकि पूरा ही कमोडिटी मार्केट इस बैठक का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि एग्री मार्केट के वॉल्यूम को लेकर काफी चिंता है, मार्केट के पेनिट्रेशन को लेकर चिंता है। इन तमाम पहलुओं पर क्या चर्चा हुई? कुछ खास बातें सर अगर आप बता पाएं। हाँ विश्वा जी, कल सेबी भवन में सेबी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसके अंदर एग्री से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट मौजूद थे। सारे ब्रोकर्स थे, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, नाबार्ड और कुछ एफपीओज भी मौजूद थी। तो उसमें काफी डिस्कशन हुआ और मुद्दा मेनली ये जो एग्री कमोडिटी को लेके ही मुद्दा था, यही चर्चा हुई। सबके अपने अपनी प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम्स को बड़े ध्यान से सुना उन्होंने, चेयरमैन साहब ने, और कहा कि भाई ये वॉल्यूम्स इसमें कम हो रहे हैं, जो वायदा बाजार चल रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या प्रॉब्लम है ये फाइंड आउट करिए और इसके जो भी हम कर सकते हैं इसमें हम वो करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए 3 कमेटीज बनाई हैं जिसमें एफपीओज, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और सीपीआई सब लोग रहेंगे, और उसमें वो देखेंगे कि भी फार्मर्स और जो छोटा व्यापारी है वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, उनकी परेशानियों को सुनेंगे और उसमें जो भी वो रिफॉर्म्स कर सकते हैं करेंगे। और ऐसा लगता है कि भाई जैसे चेयरमैन साहब ने जैसे उसको बहुत पॉजिटिव लिया कि भाई आने वाले वक्त में कमोडिटी बाजार में काफी चेंज होने वाला है। सर, कोल लोकेशन को लेकर भी कोई बातचीत हुई? कहा जा रहा है कि वहां पर भी कमोडिटी एक्सचेंजों को भी कोलोकेशन की अनुमति मिल सकती है। अनुमति मिल सकती है विश्वा जी, कल तो इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। कल तो सिर्फ एग्री कमोडिटीज का मुद्दा था, उसी के ऊपर डिस्कशन हुए। सर, और आपको लग रहा है इस तरह की बैठक से कुछ रिवाइवल की उम्मीदें हैं? क्योंकि लंबे समय से 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उस तरह का रिवाइवल कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में नहीं दिख रहा है, और खास करके एग्री मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। क्या इस बैठक के बाद कुछ
ऑप्टिमिज्म यहाँ पर निकल कर आ रहा है? आप लोग को उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़े स्केल पर रिवाइवल दिखेगा? बहुत बड़े स्केल पे दिखेगा विश्वा जी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से ऑनरेबल सेबी चेयरमैन ने ये मीटिंग कॉल करी और सभी जितने भी एग्री कम्युनिटी से जो संबंधित घटक हैं उन सबको बुलाया और उनकी बात को सुना, वो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है कि उन्होंने बुला के बातचीत करी। तो उनका पूरा फोकस है इसके ऊपर कि भी कमोडिटी मार्केट में एग्री के अंदर जो वॉल्यूम घटे हैं ये वापस आने चाहिए, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं वो हम सॉर्ट आउट करेंगे, आप बताइए। और कोशिश ये रहेगी कि भी कमोडिटी मार्केट वापस मूव करे और आगे तेजी से बढ़े, पूरी उम्मीद है सर। एक सवाल मेरा होगा कि वायदा की जिस तरह से यहाँ पर बैन होते हैं, जो हिस्ट्री रही है यहाँ पर बैन लगाने की, आप देखेंगे कि 2 दशक में ना जाने कितने एग्री वायदा आए होंगे और कितने बंद हुए होंगे। क्या जिस तरह के रैंडम यहाँ पर ब्लैंकेट बैन किए जाते हैं, क्या इस तरह की पॉलिसी अगर रही तो क्या आगे भी चल पाएगा? और पार्टिसिपेशन उस वजह से भी काफी कम है। इन मुद्दों पर, इन फ्रंट्स पर भी कुछ बातचीत हुई सर? इस फ्रंट पे कोई बातचीत नहीं हुई विश्वा जी कल, बट उनका व्यू बड़ा पॉजिटिव था, उन्होंने सब चीजों को बहुत पॉजिटिवली लिया और उनकी कोशिश यही लग रही थी, सेबी की कोशिश यही है कि भाई कमोडिटी मार्केट रिवाइव होना चाहिए पूरी तरह से। और ये मुद्दे डिस्कस नहीं हुए, बट मैं समझता हूँ आगे इनके ऊपर भी चर्चा होगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, आपसे आगे भी बातचीत होगी। अहम बैठक थी, उम्मीद करते हैं कि कमोडिटी मार्केट का रिवाइवल हो, हम भी उस वैल्यू चेन से जुड़े हुए हैं और तो इसका फायदा सबको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते। बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजे, या सवाल कम हो पाया। गोपाल है दिल्ली से, सोने में एंट्री लेवल क्या हो सकता है? बताइए मानव, सोने में एंट्री लेवल क्या हो सकता है? जी मेरे ख्याल से एंट्री अभी सोना बहुत एक डिसाइसिव जोन में है। बिल्कुल जैसे अगर हम देखें 97,500 थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट जोन है। बड़े समय से अगर हम देखें बिल्कुल थोड़ा नीचे आया है, लेकिन ये हफ्ता थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एडीपी प्राइवेट नंबर्स हैं, आपके नॉन फार्म पेरोल नंबर्स है और टैक्स कट बिल का अनाउंसमेंट, क्योंकि यूएस की छुट्टी है तो उस दिन शायद पॉसिबिलिटी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वो अनाउंस करें। तो ये 2-3 चीजें की वजह से सोना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है 97,500 एक रेजिस्टेंस अगर नहीं निकलता है तो फिर से एक बार थोड़ी गिरावट आ सकती है। एंट्री की अगर बात करें तो अगर सेलिंग की बात कर रहे हैं तो शायद 97,400 500 पे बिकवाली कर सकते हैं आज के दिन के लिए। अगर आप बाइंग की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए। नीचे में फिर से एक बार शायद 96,000 का एक जोन है वो पॉसिबल हो सकता है मिलना, या फिर हमें 98,000 के ऊपर अगर मिलता है तो वो भी एक अच्छा लेवल है ऊपर में बाइंग करने के लिए। प्रवीण जैन है, चांदी 1 लाख तक कब तक आ सकती है नीचे? अमित जी, उम्मीद है 1 लाख तक आने की? अभी हाल फिलहाल करंट सिनेरियो देखें तो ऐसा कुछ 1 लाख का जो है मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी रिसेंट में देखा जाए तो 1,04,000 के आसपास से मार्केट रिवर्स हुआ था, तो मेरे को लग रहा है जो ब्रेकआउट पॉइंट था 1,02,000 वो एक अहम सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। जब तक 1,02,000 और 1,04,000 के ऊपर है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हर गिरावट में इस स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। अभी रिसेंट में मेरे को लगता है लाइफ टाइम हाई एक नया बनेगा, 1,10,000 प्लस के भाव जो है जल्दी सिल्वर में देखने को मिलेंगे। जैन सागर एमपी से, कच्चे तेल में कितनी गिरावट की और आशंका है? अनु चौधरी जी, कच्चे तेल में और कितनी गिरावट की आशंका आपको लग रही है? अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में जो सीज फायर की बातें हो रही है उसकी वजह से हमने देखा है कि ऊपर से लेवल क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी गिर गए थे। नीचे में भी 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं बिटवीन $64-66। एमसीएक्स पे ऑलमोस्ट एक 5,500 का एक सपोर्ट ले रहा है। तो जब एक वंस ये 5,500 का लेवल ब्रेक करता है, नीचे में 5,350 5,300 लेवल्स देखे जा सकते हैं। ये व्यू है क्रूड को लेकर। मानव, छोटा जवाब 10 सेकंड का क्रूड पर, आपकी राय? बिल्कुल मुझे लग रहा है क्रूड में विश्वमोहन जी एक जैसे हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेशन भी है, ज्यादा इसमें अपडेट्स नहीं आ रही है। एक खास अपडेट है 6 जुलाई को ओपेक प्लस की मीटिंग है, 4 लाख के ऊपर का बढ़ोतरी का प्रोडक्शन का अनुमान है। अगर वो आता है तो नीचे में 5,400 या उसके नीचे भी जा सकता है, थोड़ी गिरावट आ सकती है। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे शायद एक अपसाइड रिलीफ रैली पॉसिबल है, 5,700 तक भाव दिख सकते हैं। उसके ऊपर जाता हुआ नहीं दे रहा तो 54 और 5750 का एक रेंज ही रहेगा।
अमित जी आपका और अनुज चौधरी जी आपका, आप लोगों से कम बात हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।